हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है और प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। देखिए, इसमें मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप्स, एल्गोरिदम, प्रोसेस क्या होता है, तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बस 5-7 मिनट में ही कवर कर दिए हैं और इतने इजी से कवर किए हैं कि आपको देखने भर से याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। देखिए, प्रोसेस इज ए बेसिकली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान एक प्रोग्राम होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है? किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, रियल लाइफ में। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो एक सीक्वेंसली फैशन में चलती है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल बताता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस चलती है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस न्यू का मतलब व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। जब भी क्रिएट होती है तो वो पहला स्टेप होता है उसका, जिसे न्यू बोलते हैं। उसके बाद हो जाती है वो रेडी का मतलब वेटिंग फॉर प्रोसेसर। जब तक प्रोसेसर उसे बुलाता नहीं है एग्जीक्यूशन में, तब तक वो रेडी कंडीशन में रहती है। रेडी में आने के बाद वो हो जाती है रनिंग में। रनिंग में प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस। वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है प्रोसेसर। देखिए, कोई भी प्रोसेस मतलब चल रही है ना रनिंग में, तो उसे एक इंटरप्ट आ सकती है, उससे भी ज़रूरी काम आ सकता है जिसके लिए उसे रुकना पड़े, तो वो फिर से रेडी कंडीशन में जा सकती है। या फिर इस प्रोसेस को, इस प्रोग्राम को चलने के लिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है और वो अभी तक काम कर रहे हैं कहीं और, किसी और प्रोग्राम में, तो ये क्या करेगी? वेट करेगी तब तक जब तक इनपुट आउटपुट सिस्टम आ नहीं जाते, फिर से रेडी कंडीशन में आ जाएगी। ऐसे जब इसका रेडी से फिर रनिंग में सब कुछ इसका कंप्लीट हो जाएगा, ना तो इंटरप्ट आएगी और ना इसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हो जाती है टर्मिनेट का मतलब है फिनिश्ड एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। सिंपल सी बात है। न्यू के बाद रेडी के बाद रनिंग में ज़रूरत पड़ती है इंटरप्ट की, तो फिर से रेडिंग में आ जाता है या वेट करती है अगर इनपुट आउटपुट की ज़रूरत हो, और रनिंग जब कंप्लीट हो जाती है फिर टर्मिनेट मतलब फिनिश्ड हो जाती है। अब आते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में। देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कौन सी प्रोसेस को सीपीयू की ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए, व्हाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। सीपीयू शेड्यूलिंग ये काम करता है कि कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, किसको होल्ड पे डालना है, मतलब किसको रोकना है, किसको चलाना है। ठीक है, ये दो तरह की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में कौन सी आती है? द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द प्रोसेस टिल टर्मिनेशन विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब प्रोसेसर है जो, वो प्रोसेस को तब तक चलाता है जब तक वो टर्मिनेट मतलब ख़त्म ना हो जाए। जब वो फिनिश्ड होगी, एंड होगी, तब तक वो चलाएगा। ठीक है, बट ये एफिशिएंट नहीं होता। और इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में आता है ए रनिंग प्रोसेस में भी इंटरप्टेड। जो भी प्रोसेस चल रही है वो इंटरप्टेड मतलब रुक सकती है बाय अनदर प्रोसेस द्वारा वो रुक सकती है। जो कि अनदर है वो इम्पोर्टेंट टास्क हो सकता है, रिक्वायर इमीडिएटली एक्शन, जिसका इमीडिएटली एक्शन की ज़रूरत हो। मतलब एक प्रोसेस है जो चल रही है वो रुक भी सकती है अगर कोई उससे भी इम्पोर्टेंट काम आ जाए। यही प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एफिशिएंट होता है और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग नॉन एफिशिएंट होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। उसके बाद टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। देखिए, जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो किस किस एल्गोरिदम पे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब हम बोलते हैं फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
ये वही चीज़ है, उसको अलग से नाम दे दिया गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी, मतलब पहले वही कंप्लीट होगी। उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब अलग अलग प्रोसेस को प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को प्रायोरिटी वाइज बांटा गया है उसके एमबी के साथ, किसी भी तरीके के हिसाब से, कि जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो पहले प्रोसेस काम में आएगी चलेगी, जिसकी लो प्रायोरिटी है उस बाद में चलेगी। उसके बाद शॉर्ट रिमेनिंग टाइम, मतलब जो प्रोसेस चल रही है उसका रिमेनिंग टाइम मतलब पूरा होने में कम समय है, उसको पहले किया जाएगा ये एल्गोरिदम के हिसाब से, जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम टाइम है। ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें आता है जो सबसे छोटी प्रोसेस है जो बहुत ही कम समय में हो जाएगी उसको पहले किया जाता है और लॉन्ग को बाद में। उसके बाद राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन का मतलब हर एक प्रोसेसेस को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, हर एक को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है कि हर एक प्रोसेस इक्वली काम करेगी, मतलब हर टाइम स्लॉट्स को डिनोट कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है हर एक प्रोसेस को। उसके बाद मल्टी लेवल क्यूइंग शेड्यूलिंग, इसमें आता है दिस एल्गोरिदम सेपरेट रेडी क्यू इनटू वेरियस क्यू सेपरेट क्यू, मतलब जो रेडी है क्यू चलने के लिए उसको वेरियस सेपरेट क्यूज में बांट दिया जाता है। लाइक प्रोसेस इन प्रायोरिटी वाइज बांट सकते हैं, साइज वाइज बांट सकते हैं और मेमोरी वाइज बांट सकते हैं सेक्टर। वो आता है मल्टी लेवल क्यू, मतलब उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रोसेस काम में आएगी। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में समझिए। देखिए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, तो सिक्योरिटी फॉर सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, डेटा के लिए सिक्योरिटी चाहिए और फिजिकल रिसोर्सेज के लिए सिक्योरिटी भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कोई और हैकर आके या कोई वायरस आके अटैक कर जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़र अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर ईच यूज़र, जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है उसके लिए इंडिविजुअल अकाउंट होता है और उसकी ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड रखा जाता है, अकाउंट एंड पासवर्ड रख के वो एक्सेस कर सकता है। असेस राइट्स मतलब किस हद तक वो असेस कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पीपल। कौन कौन, जैसे एक बैंक में मैनेजर होता है, क्लर्क होता है, ग्रुप डी होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। देखिए बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन बैंक में जो पीसी होते हैं उनको असेस राइट्स होते हैं हर एक बंदे को, कि मैनेजर किस हद तक जाके असेस कर सकता है और क्लर्क किस हद तक जाके असेस कर सकता है किसी काम को। ठीक है, जैसे क्लर्क है मान लीजिए 1 लाख तक विड्रॉल कर सकता है, लेकिन मैनेजर 5 लाख तक विड्रॉल कर सकता है किसी भी क्लाइंट का। ऐसे असेस राइट्स होते हैं। ठीक है, हर एक पीपल के लिए डिफरेंट। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन, मतलब जो स्टोर डेटा है कंप्यूटर में वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, मतलब हर कोई बंदा उसे असेस ना कर सके, वो एक मशीन कोडिंग में होगा, मतलब बाहर का बंदा आके कुछ कर ना सके। डेटा बैकअप, स्टोरिंग डेटा इन पेरिफेरल डिवाइस अदर देन हार्ड डिस्क, मतलब कभी कभी जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में भी कुछ मेमोरी डिवाइस होता है जो स्टोर कर लेता है। जैसे हम कमांड देते हैं 10 पेजेस की, तो वो स्टोर कर लेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर बाद में निकालता जाएगा। ऐसे पेरिफेरल डिवाइस में भी डेटा स्टोर होता है। ये सारे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं 5 पॉइंट्स। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो आप पीछे करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, देखिए प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक कंप्यूटर कन्वीनियंट, कंप्यूटर को कन्वीनियंट बनाना होता है यूज़र के हिसाब से, ताकि यूज़र इजीली कोई भी एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर को यूज़ कर सके। और ये दो तरह का होता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जो हम देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। सबसे पहला कमांड लाइन इंटरफेस जो पहले काम में आता था, ये वाला। हम कोई भी कुछ भी खोलना है तो पहले हम कमांड डालेंगे, MS ऑफिस खोलना है तो MS ऑफिस की कमांड डालेंगे, फिर खुलेगा वो। उसके बाद आया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हम इस समय यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पिक्चर्स खोल लिया तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमने कोई वर्ड ऑफिस खोलना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब क्लिक करके ही ग्राफिक्स जो बने होते हैं उस पर क्लिक करके हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करके जाइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट भी करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।